नमस्कार मेरे प्यारे विद्वानों। आज का एक शानदार पॉइंट है, उसका नाम है मेघ आए। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना साहब के द्वारा लिखी गई कविता, और एक ऐसी कविता जो आम तौर पर आपको यहाँ पर मानवीकरण की बातों का बड़ा ही शानदार तरीके से विवेचन इसमें होता हुआ दिखाई देता है। चूँकि यहाँ पर जब अगर हम इस पिक्चर के माध्यम से भी देखते हैं तो इस बात का बोध होते हुए दिखाई देता है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना साहब ने, जिनको यहाँ पर सिलेबस में शर्मा लिखा है, लेकिन अपने को अगर हम एनसीईआरटीज़ और आदि चीज़ों को फॉलो करते हैं तो मेघ आए नामक जो कविता है वो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना साहब की है इसमें, है ना। अब यहाँ पर इसकी पहली पंक्ति ही बड़ी धुआंधार शुरू होती हुई दिखाई देती है और वहाँ पर आया है उसमें, मेघ आए हैं बड़े बन ठन के सज संवर के। ठीक है, अब ये मेघों का बनना, ठनना, सजना, संवरना, सामान्यतः ये सब काम हम मानवों का होता है, लेकिन यहाँ पर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना साहब ने इतना शानदार तरीके से इस पार्ट में यहाँ पर बताया कि अरे अच्छा, इतने बन ठन के संवर के आए हैं, बाकायदा एक से बढ़ करके एक जो है वो लटे निकाल करके आए हैं, क्या बढ़िया तरीके से जो है यहाँ पर सारी अपनी इसमें पाउडर और आदि बातों को लगाते हुए दिखाई देते हैं। तो कहने का तात्पर्य अपने पास यहाँ पर आता हुआ दिखाई देता है कि जब अगर हम यहाँ पर इस प्रकार की कंडीशन को अगर देखें तो इसका लॉजिक ही यही है आपके पास कि इस कविता के माध्यम से आपको यहाँ पर मानवीकरण की चीज़ों का, ये जो गाँव की जो जीवंत शैली होती है उसको कहीं ना कहीं उभारना है। ये बेसिकली यहाँ पर घर हैं, घरों में स्त्रियाँ हैं, और जब एक तरीका इसमें यहाँ पर और बताया गया है कि अगर हमारे यहाँ कोई मेहमान आता है तो गाँव की जो स्त्रियाँ होती हैं वो कैसे पर्दे के पीछे से छुप करके जो है उन मेहमानों को देखती है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर पूरा का पूरा एक विवेचन इस पाठ के अंदर किया गया है और हमको इसमें यहाँ पर यही समझना है, यही इसमें देखना है। आखिरी में भी इसका एक शब्द यहाँ पर बोलूँगा जिसकी सहायता से हमारा एकाध जो प्रश्न है, हमारे जो यहाँ पर बाकी की जो थ्योरेटिकल प्रश्न होते हैं, जो अंडरस्टैंडिंग वाले प्रश्न होते हैं, वो कहीं अपने यहाँ पर इसमें गलत नहीं होंगे, है ना। तो चलते हैं यहाँ से इसमें आगे की तरफ। ये है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, कविता का नाम है आपके पास मेघ आए। ठीक है, अब यहाँ पर सिलेबस में उन्होंने शर्मा लिखा है, बाई चांस उसमें कुछ जगह कहीं ना कहीं मिस्टेक है। जैसे अगर देखते हैं तो एक रचना ऐसी है जो उन्होंने वहाँ पर डबल लिख दी है, तो इसी प्रकार से इसमें भी बातें हैं। अब यहाँ पर पहले हम थ्योरी, फिर उसके बाद में यहाँ पर इसकी कविता, और उस कविता पर आधारित पॉपुलर वाले कौन से शानदार क्वेश्चंस हो सकते हैं, उन सारे प्रश्नों को कहीं ना कहीं हम यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे या उनकी चर्चा अपन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात आती है यहाँ पर, जब अगर जीवन परिचय से लेकर के अगर हम देखते हैं तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना साहब का जन्म कहाँ होता है, तो ये होता है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में? बस्ती जिले में। और कब? 1927 में। ठीक है, तो ये पॉइंट अपने पास यहाँ पर आया कि उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना साहब का जन्म है। फिर बात आती है इसमें कि सन 1983 में उनका आकस्मिक निधन होता हुआ दिखाई देता है। मान करके चलें कि एज तो कम है, क्योंकि यहाँ पर 27 में इनका जन्म होना और 83 में आकस्मिक निधन होना, क्योंकि निधन के लायक एज तो नहीं थी। अगर अपन देखते हैं तो यूं ही कहीं आपको 50-55 साल के आसपास का गैप दिखाई देगा, और इतने साल में इनका देहांत होकर के ये चले जाते हैं दुनिया से। फिर यहाँ से इसमें आगे की तरफ बढ़ते हैं तो ये आता है कि इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा ग्रहण की। प्रारंभिक जीवन इनका भी बड़ा कठिनाइयों से गुजरा हुआ माना जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा ग्रहण की। फिर यहाँ पर इसमें आगे की तरफ आए तो ये दो प्रश्न बड़े मास्टर स्ट्रोक वाले प्रश्न हैं और आप इनको याद रखें। एक आपके पास यहाँ पर पराग और दूसरा है दिनमान। तो अपने पास यहाँ पर यह है कि जो दिनमान है इसके इन्होंने उपसंपादक के रूप में काम किया है। दिनमान में इन्होंने यहाँ पर उपसंपादक के रूप में कार्य किया है, और जो एक पत्रिका है जिसका नाम है पराग, इस पराग में यहाँ पर संपादक के रूप में काम करते हैं। और पराग पत्रिका कैसी थी, तो आंसर आपके पास है कि ये बाल पत्रिका थी। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि दिनमान के उपसंपादक के रूप में निम्नलिखित में से कौन से कवि लेखक के द्वारा काम किया गया। फिर अपने पास यहाँ पर अगला प्रश्न कि पराग पत्रिका के संपादक के रूप में निम्नलिखित में से किस कवि लेखक के द्वारा काम किया गया। तो अपने को वहां पर याद रखना पड़ेगा कि जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना साहब है वो इसमें यहाँ पर कहीं ना कहीं काम करते हैं। दोनों ही प्रश्न बड़े मास्टर स्ट्रोक हैं, आप इसको याद रखें। फिर यहाँ से आगे बढ़े,
और ये एक स्पेशल जो रहता है ना गुगली वाला कॉन्सेप्ट, उसमें आप इसको यहाँ पर याद रखें। शब्द है अपने पास यहाँ पर चर्चे और दूसरा शब्द है चरखे, चर्चे और चरखे। तो ये दिनमान नामक जो आपके पास यहाँ पर जो ग्रंथ निकलता था, इस ग्रंथ में इनका एक कॉलम आता था और उस कॉलम का नाम था चर्चे और चरखे स्तंभ। और कहा जाता है कि इसी कारण से ये सर्वेश्वर दयाल जबरदस्त तरीके से यहाँ पर फेमस होते हैं और प्रसिद्ध होते हुए दिखाई देते हैं। तो वो नाम आपके पास क्या है? चर्चे और चरखे। अब यहाँ पर प्रश्न अपने को ऐसा भी इसमें मिल सकता है कि चर्चे और चरखे स्तंभ नाम से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना साहब ने आपने कौन से उसमें वहां पर कौन से ग्रंथ के अंतर्गत इनका ये लेख आता था, तब उसमें वहां पर उत्तर आएगा कि दिनमान के अंतर्गत या पराग के अंतर्गत या वीणा या फिर और एक दो ऑप्शन उसमें वहां पर दे दें। फिर यहां से इसमें आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसमें तो इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना साहब को मिलता है? तो आपके पास हमारे पास उत्तर जाएगा वो है साहित्य अकादमी पुरस्कार। कौन सी रचना के लिए? तो उत्तर गया खुटियों पर टंगे लोग। क्या आंसर है अपने पास यहाँ पर? खुटियों पर टंगे लोग। और इसके लिए इनको जो पुरस्कार मिलता है 1983 में। और आप आमतौर पर ये देखते हैं कि 1983 में ही इनका आकस्मिक निधन भी हुआ है। उसी समय इनको यहाँ पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल रहता है। प्रश्न का बड़ा शानदार नेचर है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना साहब को साहित्य अकादमी पुरस्कार सन 1983 मिला, लेकिन कौन सी रचना के लिए? तब आपके पास यहाँ पर उत्तर जाएगा कि खुटियों पर टंगे लोग के लिए इनको मिलता है ना। तो ये पॉइंट अपने पास यहाँ से। फिर अगर हम इसमें आगे की तरफ बढ़ते हैं तो ये है कि इनकी कुछ कविताओं के संग्रह हैं, जिसमें एक नाम है काठ की घंटियां। पहला नाम अपने पास यहाँ पर आया काठ की घंटियां, दूसरा आया बांस का पुल, दूसरी जो काव्य संग्रह है उसका नाम है बांस का पुल, तीसरा नाम आया एक सूनी नाव, चौथा आया गर्म हवाएं, पांचवा आया इसमें यहाँ पर कुआनो नदी, छठवां आया इसमें जंगल का दर्द और सातवां आया खुटियों पर टंगे लोग। और इसी खुटियों पर टंगे लोग के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार सन 1983 में मिलता है। तो ये विशेष करके जो है वो आप यहाँ पर फोकस होकर के इनको याद रखने का प्रयास करें, क्योंकि संभावना ऐसी है कि अपने को यहाँ से प्रश्न मिल सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह कविता संग्रह सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नहीं है। ये जो है अपने को इसमें यहाँ पर याद रखना पड़ सकता है। ठीक है, चलते हैं यहाँ से फिर आगे की तरफ। अगला, नई कविता के प्रमुख कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने, मतलब यहाँ पर इन्होंने कविताएं संग्रह तो लिखी है, लेकिन इसके साथ साथ में उपन्यास, यहाँ पर नाटक, कहानी, निबंध और प्रचुर मात्रा में बाल साहित्य भी लिखा है। अब ये है कि कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, जीवन भले ही कम रहा हो, यूं ही कहें लगभग अपन यहाँ पर 53-54 साल का, लेकिन मान करके चलिए कि इतने कम समय में यहाँ पर इन्होंने उपन्यास भी लिख डाले, काव्य संग्रह भी लिख डाले, नाटक भी लिख दिए, कहानियां भी लिख दिए, निबंध भी लिख दिए और प्रचुर मात्रा में बाल साहित्य भी लिख दिया। ठीक है, तो ये अपने पास यहाँ पर अगला इसमें पॉइंट है। फिर यहाँ से इसमें आगे बढ़ते हैं। सर्वेश्वर के काव्य में ग्रामीण संवेदना, बेसिकली यहाँ पर जो मेन थीम है वो क्या है? इसमें ग्रामीण संवेदना के साथ में शहरी मध्यम वर्गीय जीवन बोध। एक आपके पास यहाँ पर ग्रामीण संवेदना मतलब बहुत इसमें टारगेट किया है। जैसे अगर अपन यहाँ पर ये जो रचना है मेघ आए हैं, इसको अगर देखते हैं तो ग्रामीण संवेदना को ही, कि जब गांव में जमाई राजा आता है तब वहाँ पर घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो उनका किस प्रकार से अभिवादन करते हैं, वहाँ की स्त्रियाँ जो है उन मेहमानों को कैसे देखती ही पर्दे के पीछे से। तो इस प्रकार की बातों को इसमें यहाँ पर उल्लेख संवेदना के साथ में शहरी मध्यम वर्गीय जीवन बोध को भी बहुत अच्छी तरीके से इसमें यहाँ पर व्यक्त किया गया है ना। अब यहाँ से इसमें आगे की तरफ अगर चलें तो भाषा की जब अगर बात आती है तो सहज एवं लोक महक की, लोक महक का मतलब होता है आमतौर पर लोकल भाषा। इट मीन्स यहाँ पर बोलियों वाले शब्द भी कहीं ना कहीं आंचलिक शब्द, जैसे अपने सिलेबस में एक आध जगह कहीं पर आंचलिक शब्द भी लिखा हुआ है, तो वो बात इसमें यहाँ पर आती हुई दिखाई देती है कि आंचलिक शब्द वाला पॉइंट जो है, और इसके साथ साथ में सहज मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे डिफिकल्टीज लेवल वाला इंडेक्स इसमें यहाँ पर नहीं है कि जो अपने को इसमें समझ में आता हुआ ना दिखाई दें। ठीक है, ये इसमें यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब इस पार्ट के ध्येय से जो लॉन्ग टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं उनको पकड़ने का मर्म अपने को इसमें से यहाँ पर सीखना है। संकलित कविता में कवि ने मेघों के आने की तुलना, एक प्रश्न तो यही हो गया,
100% आपके पास यहाँ पर यदि एक प्रश्न उनको लेना रहा तो ये प्रश्न यहाँ से ले सकते हैं कि मेघों के आने की तुलना सजकर आए किससे, तो उत्तर आता है कि ये सजकर आया हमारा दामाद, ये सजकर आया हमारा प्रवासी और ये सजकर आया हमारा अतिथि, उससे यहाँ पर की गई है बात। मेघ आए बड़े बन ठन के सज संवर के, तो बात यहां पर आपके पास ये है कि दामाद साहब आए बड़े बन ठन के सज संवर के। गांव के बड़े बुजुर्ग लोग उनका किस प्रकार से स्वागत करते हैं, स्त्रियां उनको पर्दे के पीछे से जो है वहां पर किस प्रकार देखती है, ये बातें जो है वो कहीं ना कहीं आपके पास इसमें हाईलाइट होती हुई दिखाई देती है ना। तो ये है आपके पास इसमें। फिर चलते हैं आगे की तरफ। इसमें अब सीधे चलेंगे अपने पास, यहाँ पर वो है इसमें कि ग्रामीण संस्कृति में दामाद के आने पर एक उल्लास का जो वातावरण बनता है, दामाद के आने पर उल्लास का जो वातावरण बनता है, मेघों के आने का सजीव वर्णन करते हुए कवि ने उसी उल्लास का दिखाया है। अगर मैंने अभी आगे के पार्ट में भी यहाँ पर मानवीकरण शब्द को लिया था, बेसिकली यहाँ पर ये जो मेघ हैं, ये जो बादल है, प्रकृति का हिस्सा है। और ये है कि जो दामाद है वो दामाद आना है, लेकिन दामाद के आने का न बता करके उसके स्थान पर मेघों को बता देना, तो यह आना जाना तो इसमें यहाँ पर इस कविता में कौन कर रहा है, तो आंसर है यहाँ पर मेघ। लेकिन उसकी सहायता से वहाँ पर आने जाने का जो वास्तविक काम है इस मानव पीढ़ी का है, और वो जो है इसमें यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनको जो है सजीव वर्णन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर के इसमें यहाँ पर मानवीकरण का जो जिस्ट है अगेन इस रूप में जाता हुआ दिखाई देता है कि जो हमारे काम होते हैं मानव के, वो जब यहाँ पर कवि अपनी स्मार्टनेस की कलम से जब प्रकृति को अगर दे देते हैं तो उस प्रकार की चीज़ें आपके पास होती है मानवीकरण, और पूरा का पूरा ध्येय जो है थंब इसी की तरफ यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ता है। अब यहाँ पर चूंकि कविता है, कविता के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है इसमें से यहाँ पर प्रश्न इस प्रकार से आता हुआ दिखाई दे। मेघ आए बड़े बन ठन के सज संवर के। मेघ आए कविता में कौन सज संवर करके आ रहा है, तो यहाँ पर अपने को उत्तर इसमें ये देना है कि मेघ। जबकि यहाँ पर इसका हिडन वाला जो छुपा हुआ एजेंडा अगर आप देखते हो तो इसमें यहाँ पर किसकी बात है, तो आंसर है यहाँ पर दामाद की। ठीक है। फिर आगे आगे नाचती गाती बयार चली, यहाँ पर नाशीस मेघ आए कविता में नाचने गाने का काम कौन कर रहा है, बयार, हवा, पवन। फिर आगे दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, उस इमेज में वहां पर दिखाया है, उसमें बकायदा जो है दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली पाहुन। अब ये जो है एक प्रकार का आपके पास आंचलिक शब्द हैं जो आमतौर पर हम यहाँ पर मेहमान के संदर्भ में यूज करते हैं, क्योंकि अगर इसके स्थान पर शब्द अगर यहाँ पर अगर पाहन आ जाए तो ये आपके पास पत्थर के लिए होता है, प्रस्तर के लिए होता है, पाषाण के लिए। लेकिन चूंकि इसमें यहाँ पर पाहुन है तो पाहुन वाला पॉइंट जो है वो किसके लिए, मेहमानों के लिए। पाहुन ज्यों आयो गांव के शहर में, है ना। तो उसमें यहाँ पर कहा है कि ग्रामीण संवेदना के माध्यम के साथ साथ में यहाँ पर शहरी मध्यम वर्गीय परिवार का भी इसमें उल्लेख है। पाहुन जो आए हो गांव में, शहर के मतलब शहर का जो मेहमान है वो हमारे गांव में यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ से जो प्रश्न आपके इसमें बन सकता है वो मैंने दिखाया है इसमें। नेक्स्ट, मेघ आए बड़े बन ठन के संज संवर के, वापस अगला पैरा इसमें चालू। पेड़ झूक झांकने लगे गर्दन उचकाए, पेड़ जो है झूक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूप भागी घाघरा उठाए। क्या शानदार लिखा है, घाघरा उठा करके भागना ये आमतौर पर मानव का काम है। लेकिन यहाँ पर कवि कहता है, यहाँ कवि कहता है कि धूल भागी। अब धूल जो है वो प्रकृति का हिस्सा है, वो प्रकृति का जो हमारे पास यहाँ पर जो मानव का काम है कि घाघरा उठा करके भागना, वो काम इसमें यहाँ पर किसको दे दिया, धूल को दे दिया। तो क्या है, मानवीकरण। इससे सरल बात यहाँ पर और कोई हो नहीं सकती। यदि वास्तव के आप समझदारी किसी खिलाड़ी वर्ग से आते हैं तो आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। अब यहाँ पर यह है कि घाघरा उठा करके मेघ आए कविता में कौन भागता है, तब आपको ये चलना कहना पड़ेगा कि धूल। और कब, तो उत्तर आएगा कि जब आंधी चलती है तब। जैसे मान लो कभी कभी अपन देखते हैं कि जब मेघ आते हैं, बादल आते हैं, वर्षा होने का समय होता है, उसके पहले जो आंधी तूफान होती है तो जो पेड़ पौधों के ऊपर जो धूल होती है वो आंधी के इफेक्ट से जो है उड़ती है। आंसर यस। फिर आगे, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके। चलते हैं यहाँ
अगले पैरे की तरफ। अगला पैरा है इसमें, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। जुहार करना का मतलब यहाँ पर होता है प्रणाम करना, स्वागत करना। बूढ़े पीपल ने, सामान्यतः हमारे गांव में ये सिस्टम होता है कि जब हमारे घरों में इस प्रकार से यहाँ पर कोई मेहमान आते हैं, जो जवाई साहब आते हैं, तो प्रणाम वाला जो सिस्टम चलता हुआ दिखाता है, तो वही है कि बूढ़े पीपल ने, मतलब हमारे गांव के जो वृद्धजन लोग हैं, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। प्रश्न आपके पास यहाँ पर आ सकता है कि कौन अभिवादन करता है, तो उत्तर आएगा इसमें यहाँ पर बूढ़े पीपल। बरस बाद सूधी लीनी, बोली अकुलाई लता ओट हो की वार की। फिर यहाँ से आखिरी की जो पंक्तियां हैं वो इस प्रकार है इसमें, हरसाया ताल, ताल इट मीन्स तालाब, हरसाया ताल लाया पानी परात भर के। अब ये है कि पानी में परात, ये जो परात में पानी भरना, ये किसका काम है? आम तौर पर इन मानवों का काम है, लेकिन जब अगर ये मानव काम है तो यहाँ पर किसको दे दिया? तालाब को दे दिया। तालाब किसका हिस्सा है? प्रकृति का। तो क्या हो गया? मानवीकरण अलंकार। हरसाया ताल मतलब खुशी से, हरसाया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। क्षितिज अटारी गहराई, दामिनी दम की। दामिनी आप जानते हैं, बिजली विद्युत तड़ी चंचला जिसको आप कहते हैं यहाँ पर सौदामिनी। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, क्षमा कर गांठ खुल गई। गांठ जो बनी थी खुल गई। अब भ्रम की, जो हमारे अंदर जो भ्रम होता है उसकी गांठ यहाँ पर खुलती भी दिखाई देती है। प्रश्न बड़ा अच्छा क्वालिटी वाला बनेगा कि यहाँ पर मेघ आए कविता में कौन सी गांठ खुलने की बात की गई है? क्या रस्सी की, या फिर ऑप्शन और आपके पास देंगे, या फिर यहाँ पर भ्रम की? तो आपको ये बताना है कि कविता के अनुसार भ्रम की। फिर आगे, बांध टूटा, बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बन ठन के सज संवर के। कविता आपके पास यहाँ पर छोटी है। इस पूरी कविता का जिस्ट इस प्रकार से आता हुआ दिखाई देता है कि हमारे जो पाहुन होते हैं, जो अतिथि होते हैं, जो प्रवासी अतिथि होते हैं, जो शहरी मध्यम वर्गीय परिवार होता है, जब यहाँ के जवाई साहब अगर बन ठन के जब गाँव की तरफ रवाना होते हैं तो उसमें वहाँ का जो एक माहौल होता है, उस माहौल को इस प्रकृति के माध्यम से बड़ा ही सुरम्य, बड़ा ही क्लासिकल वाला विवेचन सर्वेश्वर दयाल सक्सेना साहब ने अपनी रचना में किया। इनका जो टोटल ड्यूरेशन है वो बहुत ज़्यादा तो नहीं रही, लेकिन जितना समय में इन्होंने यहाँ पर अपनी रचनाओं में कुछ देने का प्रयास किया वो ज़बरदस्त वाला पॉइंट है। चलते हैं यहाँ से अब अपने सेक्शंस की तरफ, एमसीक्यूज की तरफ। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म किस जिले में होता है? ए गोरखपुर में, बी वाराणसी में, सी बस्ती में, या डी प्रयागराज में? जल्दी स्पीड के साथ बिल्कुल सही जवाब। इसका उत्तर आपके पास है यहाँ पर, क्योंकि ये आपने सीधा सीधा फैक्चुअल प्रश्न इसमें देखा है। इसका उत्तर है क्या? तो आंसर है इसमें यहाँ पर बस्ती, है ना। तो इसका आंसर जाएगा कौन सा जिला? तो ये है आपके पास यहाँ पर सी बस्ती जिला। कहाँ पर पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट, अगला प्रश्न, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने उच्च शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? क्या वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जाते हैं, या प्रयागराज विश्वविद्यालय इलाहाबाद जाते हैं, या दिल्ली विश्वविद्यालय या लखनऊ विश्वविद्यालय? तो यहाँ पर अपन ने इसमें देखा है जो चर्चा है वो क्या है इसमें? तो आंसर है इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने उच्च शिक्षा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना साहब ने वहाँ से प्राप्त की है। क्वेश्चन नंबर 3, मेघ आए कविता में मेघों की तुलना किससे की गई है ना। बड़ा शानदार प्रश्न है। क्या राजा से? नहीं। किसान से? नहीं। अब देखो, जैसे मेघ आए, मुझे लगता है कि जिस बात की सबसे ज़्यादा प्रसन्नता होती है यदि जनरल लाइफ में अगर अपन देखें तो वहाँ पर किसान वर्ग से होता है। जिस समय जून जुलाई का महीना होता है और मेघों के आने की सूचना मिलती है कि आए, अब इनको लगने लगता है कि चलो अपना काम चालू होगा। तो ये पड़ा हुआ नहीं होगा। तो क्या यहाँ पर लोग इसका ये आंसर लगाएंगे? आंसर है कि यस। तब अपने को यहाँ पर कि मेघ आए कविता में जिसका कनेक्शन है वो मेहमान से है, अतिथि से है, पाहुन से है। और ये जो है वो कौन है? तो आम तौर पर जवाई साहब के संदर्भ में कहीं न कहीं बात कही गई है। तो इसका उत्तर है, तो इसका उत्तर है आपके पास बी, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट पॉइंट, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? क्या उन्होंने नवभारत टाइम्स में, या पराग में, या हंस में, या कदम्बिनी में? बिल्कुल, मेरे ये दोनों ड्रीम के प्रश्न हैं, दिनमान और पराग। आप याद रहें, एक में जो है, एक में यहाँ पर उप संपादक और दूसरे में ये संपादक का काम करते हैं।
आपको इसमें अच्छे से यहाँ पर याद रखना है ताकि अपना प्रश्न गलत न होने पाए। इसका उत्तर क्या जाएगा, तो वो है अपने पास यहाँ पर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघ आए कविता में किस ग्रामीण परंपरा को दर्शाया गया है? क्या इसमें यहाँ पर दामाद के स्वागत की बात की गई है, विवाह समारोह की बात की गई है, फसल कटाई उत्सव की बात की गई है, या दीपावली की पूजा की बात की गई है? तो ग्रामीण परंपरा को किसके, तो आंसर है कि इसमें यहां पर दामाद के स्वागत की बात को इसमें यहां पर बताया गया है। तो उत्तर अपने पास क्या है, बिल्कुल सही जवाब, सारे लोगों का आंसर है इसमें यहां पर ए। नेक्स्ट पॉइंट, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ए, क्या ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है इन्हें, बी, साहित्य अकादमी पुरस्कार की चर्चा है, या पद्मश्री पुरस्कार की, या सरस्वती सम्मान की? तो अपन ने बिल्कुल सही जवाब इसमें यहाँ पर देखा है, वो उत्तर इसमें क्या जाएगा, तो ये है आपके पास इसमें यहाँ पर बी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना साहब को साहित्य अकादमी पुरस्कार सन 1983 में मिलता हुआ दिखाई देता है, जिस समय इनका आकस्मिक निधन भी हो जाता है ना। अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला, दिनमान पत्रिका में किस स्तंभ के लिए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना चर्चित रहे? ये अपना क्वालिटी वाला प्रश्न है। ए, बदलता भारत, बी, चर्चे और चरखे, सी, गांव की कहानी, और डी, साहित्य संवाद? तो उत्तर क्या जाएगा इसमें, बिल्कुल सही जवाब, इसका उत्तर जाएगा आपके पास चर्चे और चरखे जो है पॉइंट यहां पर आएगा। तो उत्तर क्या है इसमें, तो ये है इसमें यहां पर बी। नेक्स्ट पॉइंट, मेघ आए कविता में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? अब मैंने यहां पर अभी 4-5 बार नाम ले लिया। इसमें उत्प्रेक्षा की चर्चा है ज्यादा, रूपक की बात है क्या, अतियुक्ति की बात है नहीं, मानवीकरण की, मानवीकरण क्या होता है? तो मानवीकरण का सीधा सा कॉन्सेप्ट आपको कई बार बता चुके हैं कि जब हमारे मानवों के काम प्रकृति को करते हुए दिखाई दे कविता की पंक्तियों के अंतर्गत, तो उस प्रकार के जो पॉइंट्स होते हैं उसको अपन यहां पर रखते हैं। तो इसका आंसर क्या जाएगा, तो इसका आंसर अपने पास है यहां पर सी, मानवीकरण, बिल्कुल सही जवाब। आगे, मेघ आए कविता का मुख्य भाव क्या है? ए, बारिश का डर, बी, बादलों के आने का उल्लास, सी, खेतों की बर्बादी, और डी, शहर की सुंदरता? बिल्कुल सही जवाब, इसका उत्तर क्या है, तो बादलों के आने का उल्लास, बादलों के आने का उल्लास इसका जो है यहां पर मुख्य भाव है ना। नेक्स्ट पॉइंट, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की प्रमुख कविता संग्रह में से कौन सा एक नहीं है? ये प्रश्न को यहां तक पढ़ते जाना, और ये नहीं वाला पॉइंट है, इसको माइंड में गोला बना लेना। काठ की घंटियां हैं, हाँ, कुआनो नदी है, हाँ, जंगल का दर्द है, हाँ, लेकिन तार सप्तक की चर्चा जो है वो काव्य संग्रह के रूप में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना साहब का नहीं है। बिल्कुल सही, इसका उत्तर क्या जाएगा, तो आंसर अपने पास है यहां पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बादलों के आने की सूचना किसके माध्यम से मिलती है? ए, बिजली चमकने के माध्यम से, बी, बयार नाचते गाते चलने से, सी, नदी के ठहरने से, और डी, तालाब भरने से? बादलों के आने की सूचना किसके माध्यम से पता चलती है? तो उत्तर अपने पास है पर नदी का ठहरना नहीं, तालाब में पानी भरना नहीं, बिजली चमकना नहीं, बयार का नाचते गाते चलने से। बिल्कुल सही जवाब जिन भी लोगों ने दिया है वो इसका यहाँ पर अगला प्रश्न है इसमें 12 नंबर, बादलों के आगमन पर घर में क्या प्रतिक्रिया होती है? ए, घर के खिड़की दरवाजे खुल जाते हैं, हाँ, क्योंकि जैसे वो कहते हैं कि जब मेहमान आते हैं, दामाद आते हैं, तो घर की जो स्त्रियां होती है वो आमतौर पर यहाँ पर ये जो घर की खिड़कियां होती हैं उसी में से पर्दे में से झांक करके उसको देखती है, तो घर के खिड़की दरवाजे खुल जाते हैं, हाँ, लोग घरों में छिप जाते हैं, पेड़ पौधे मुरझा जाते हैं और तालाब सूख जाते हैं। तो इसका उत्तर क्या जाएगा, तो घर के खिड़की दरवाजे खुल जाते हैं। बिल्कुल सही जवाब ए। फिर नेक्स्ट पॉइंट, बादलों को देखकर पेड़ किस प्रकार प्रतिक्रिया देते हैं? ए, वे अपने पत्ते गिरा देते हैं, नहीं, वे गर्दन ऊंची कर बादलों को देखते हैं, वे झुककर बादलों का अभिवादन करते हैं, वे चुपचाप खड़े रहते हैं, वे गर्दन ऊंची कर बादलों को देखते हैं। इस कविता में मेघ आए में इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है। इसका उत्तर क्या जाएगा, तो यह है अपने पास इसमें यहाँ पर बी। नेक्स्ट पॉइंट, बादलों के आगमन पर तालाब किस प्रकार स्वागत करता है? ए,
वह लहरों को तेज कर देता है, वह परात भर पानी लाता है, वह शांति से खड़ा रहता है, वह सूखने लगता है। तो बिल्कुल सही जवाब इसका आंसर जाएगा वो क्या है इसमें, तो वह परात भर पानी लाता है। इस संदर्भ में जो है यहाँ पर आगमन पर तालाब के जो स्वागत करने का तरीका है वो इस रूप में जाता हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली चमकने का क्या प्रतिक्रियात्मक अर्थ है, प्रतीकात्मक, है ना। ए बादलों की खुशी, बी वर्षा का संकेत, सी बादलों का क्रोध और डी सूरज का तेज। जल्दी से बताओ क्या उसका उत्तर होगा। बिजली चमकने का क्या प्रतीकात्मक अर्थ प्रतीत होता है। ए बादलों की खुशी, बी वर्षा का संकेत, सी बादलों का क्रोध या डी सूरज का तेज। तो बिल्कुल सही जवाब इसका उत्तर क्या जाएगा, तो यह है आपके पास वर्षा का संकेत। नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन, वर्षा के रूप में बूंदों का गिरना किस भावना को दर्शाता है। ए बादलों की उदासी, प्रकृति की नाराजगी, धरती का दुख, नहीं आंसर अपने पास यहां पर मिलन के अश्रु। वर्षा के रूप में बूंदों का गिरना किस भावना को दर्शाता है, तो ये पॉइंट अपने पास जाता है इसमें यहां पर मिलन के अश्रु, है ना। तो पॉइंट अपने पास है इसमें यहां पर क्या, तो उत्तर गया इसमें यहां पर बी। नेक्स्ट पॉइंट 17, ये जो आगे के 3-4 प्रश्न हैं 99 टाइम संभावना बनती है कि यदि जीवन परिचय से रिलेटेड अगर कोई कॉन्सेप्ट छूटता है तो प्रश्न अब यहां से आपको मिलेंगे। तो यहां पर किसको किसके प्रतीक के रूप में लिया गया है इसकी बात यहां पर आती हुई दिखाई देती है। धूल किसका प्रतीक माना गया है, इट मीन्स यहां पर मेघ आए कविता में, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की मेघ आए कविता में धूल किसका प्रतीक मानी गई है। क्या वो नगरवासी का है, क्या वो नदी का है, क्या जो है वो आपके पास यहाँ पर इस पेड़ का है। तो आंसर आता है कि धूल किसका प्रतीक मानी गई है, तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता के संदर्भ में, मेघ आए कविता के संदर्भ में इसका आंसर है आपके पास स्त्री। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या जाएगा आपके पास यहाँ पर बी, और पॉइंट आपके पास है स्त्री। ये जो है 2 जगह प्रतीकात्मक रूप में इसका उत्तर आपको आता हुआ दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेड़ किसका प्रतीक माने गए हैं। ए ग्रामीण समाज का, बी नगरवासी का, सी किसान का और डी नायिका का। पेड़ किसका प्रतीक माने गए हैं, ग्रामीण समाज, नगरवासी, किसान और नायिका। तो इसका आंसर अपने पास यहां पर जो जाएगा वो पॉइंट इसमें यहां पर क्या है, जल्दी से बिल्कुल सही जवाब। तो इसका उत्तर अपने पास है यहां पर क्या आंसर है इसमें, नगरवासी। फिर अगला पॉइंट आता है इसमें, नदी किसका प्रतीक मानी गई है। ए पुरुष का, बी नगरवासी का, सी स्त्री का और डी पहाड़ का। तो यहां पर इसका आंसर क्या जाएगा, तो मैंने ये कहा था कि 2 जगह स्त्री शब्द वाला पॉइंट आएगा और वो पॉइंट अपने पास इसमें यहां पर क्या है, तो इसका उत्तर आता हुआ दिखाई दिया कि नदी जो है वो एक तो धूल और नदी ये दोनों का ही प्रतीक किसको माना गया है। तो इसका उत्तर जाएगा अपने पास यहां पर क्या, तो आंसर इसमें स्त्री। फिर अगला पॉइंट, लता किस भावना या व्यक्ति की प्रतीक है। मेघ की प्रतीक्षारत नायिका, बी बादलों की खुशी, सी वर्षा का संकेत और डी नगर की सुंदरी। बिल्कुल सही जवाब, लता किस भावना या व्यक्ति का प्रतीक है, तो वो उत्तर अपने पास है यहां पर नायिका। और मेघ की प्रतीक्षारत, अब मेघ यहां पर कौन है, दामाद साहब, जवाई साहब, है ना। तो मेघ की प्रतीक्षारत नायिका के संदर्भ में यहां पर इसको प्रतीक माना गया है। तो इसका उत्तर क्या जाएगा, तो इसका उत्तर अपने पास है यहां पर ए। नेक्स्ट पॉइंट 21, ताल किसका प्रतीक माना गया है। ए नगरवासी का, बी घर के सदस्य का, सी समाज का और डी प्रकृति का। बिल्कुल सही जवाब, ताल जो है किसका प्रतीक माना गया है, तो इसका उत्तर जाएगा अपने पास यहां पर घर के सदस्यों का। फिर अगला प्रश्न यहां से चलते हैं इसमें, लता ने बादल रूपी मेहमान को कैसे देखा। ए खुले आकाश में नाचते हुए लता ने बादल रूपी मेहमान को कैसे देखा। खुले आकाश में नाचते हुए, खिड़की से झांकते हुए, किवाड़ की ओट से या नदी के किनारे खड़े होकर। लता ने बादल रूपी मेहमान को, तो यहां पर एक जो घर के दरवाजे
खिड़कियां होते हैं, तो वहां पर किवाड़ की ओंठ से जो है वो मेहमान को यहां पर देखने की बात आती हुई दिखाई देती है। तो इसका उत्तर क्या जाएगा? तो ये है आपके पास इसमें सी। फिर नेक्स्ट पॉइंट, लता ने बादल को किवाड़ की ओर से क्यों देखा? लता ने बादल को किवाड़ की ओर से क्यों देखा? ए, वह मेघ के आगमन से डर गई थी? नहीं। बादल उसे पसंद नहीं थे, वह वर्षा से बचना चाहती थी। वह बादलों को देखकर खुश थी लेकिन रूठी हुई थी। वह बादलों को देखकर खुश थी लेकिन रूठी हुई थी, इसलिए इसका उत्तर क्या जाएगा? यह है अपने पास यहां पर बी। नेक्स्ट पॉइंट 24, क्षमा करो गांठ खुल गई, अब भरम की का क्या अर्थ है? अब इसका अगर अपन सही तरीके से इसको अगर पढ़ लें तो इन पंक्ति में ही, क्योंकि इतनी सरल और सहज भाषा में लिखा हुआ है कि हमको इस प्रकार की पंक्तियां अगर आ जाती है तो उसके मीनिंग देने में समस्या नहीं जाएगी। अब कोई भ्रम नहीं रहा, सच्चाई सामने आ गई है, बिल्कुल बी इसका उत्तर। बारिश से धुल गया नहीं है, धुल गया। बादल ने अपना रास्ता बदल लिया, नदी अब पहले जैसे नहीं रही, इस प्रकार की बातें इसमें यहाँ पर नहीं है। तो इसका उत्तर क्या जाएगा? अब कोई भ्रम नहीं रहा, सच्चाई सामने आ गई है। इट मीन्स आंसर ए। अगला पॉइंट, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके, पंक्ति में नदी किसका प्रतीक है? इस प्रकार से भी अगर आपको आ जाए तो वैसे तो अपन वहां पर देख लिया, तो उसमें देखा था कि नदी और धूल जो है वो किसके प्रतीक के रूप में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना साहब ने इस पाठ में लिया है। तो आंसर अपने पास आता है वो है इसका स्त्री। तो इसका उत्तर क्या जाएगा आपके पास यहां पर बी। नेक्स्ट पॉइंट, मेघ रूपी मेहमान के आने से क्या परिवर्तन हुए? ए, हवा तेज चलने लगी, पेड़ झुकने और उठने लगे, सी, तालाब का पानी हिलने लगा, और डी, उपरोक्त सभी। मेघ रूपी मेहमान के आने से हवा तेज चलने लगी, पेड़ झुकने और उठने लगे, तालाब का पानी हिलने लगा। आंसर आता है कि यहाँ पर सारी ही बातें सही है, इसलिए इसका उत्तर क्या जाएगा? तो ये है आपके पास इसमें यहाँ पर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट पॉइंट, बन ठन के सवर के आने का तात्पर्य क्या है? ए, मेघ बहुत अधिक मात्रा में आए, बी, मेघ सुंदरता और सजावट के साथ आए, सी, मेघ बारिश लाने में देर कर चुके थे, और डी, मेघ बिना वर्षा के लौट आए। तो इसका सटीक आंसर क्या है? मेघ सुंदरता और सजावट के साथ आए। कई बार जब भी आप अपने आप को जब कहीं बाहर की तरफ जाते हो, है ना, तो ये सजना, संवरना, बनना, ठहरना, ये लटें निकालना और फिर पाउडर लगाना, ये सब बातें क्या है? ये आमतौर पर सजने संवरने की बातें इसमें हैं। तो उससे क्या होती है? आपकी सुंदरता और बढ़ती हुई दिखाई देती है। नेक्स्ट पॉइंट, किस कारण से मेघों के आने में देरी हुई? ए, वे रास्ता भूल गए थे, बी, वे बनने संवरने में लगे थे, सी, वे पहाड़ों के पास रुक गए थे, और डी, वे समुद्र से जल लेने में व्यस्त। बिल्कुल सही जवाब, वे बनने संवरने सजने में व्यस्त थे, इस कारण से जो है उनको देरी हो गई थी। तो उत्तर आपके पास आया कि मेघ आए बड़े बन ठन के सज संवर के। तो आंसर अपने पास यहाँ पर क्या है इसका? बी, बिल्कुल सही। नेक्स्ट पॉइंट, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के पंक्ति में मेघों को किस प्रकार प्रस्तुत किया गया है? क्रोधित योद्धा के रूप में? नहीं। दूल्हे की तरह सजे हुए? हाँ, सजे हुए, संवरे हुए, शोक में डूबे हुए व्यक्ति के रूप में? आंसर है नो। भयभीत बच्चे के रूप में? आंसर है यहाँ पर नहीं, दूल्हे की तरह सजे हुए, है ना। तो इसका उत्तर क्या जाएगा? ये है बी। नेक्स्ट पॉइंट, नाचती गाती बयार चली, नाचती गाती बयार चली में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? ए, उपमा, बी, मानवीकरण, सी, रूपक, और डी, अनुप्रास। नाचना गाना ये काम है हम मानवों का। इस कविता की पंक्तियों में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना साहब ने ये काम दे दिया हवा को, बयार को, वात को, पवन को। पवन किसका हिस्सा है? बयार किसका हिस्सा है? वो प्रकृति का हिस्सा है। हमारे काम जब प्रकृति से करवा दिया जाता है तो उस वाले स्टाइल को हम जिस नाम से जानते हैं वो क्या कहलाता है? उसे मानवीकरण के नाम से जानते हैं। बिल्कुल जिन लोगों ने इसका उत्तर दिया है वो सही है। नेक्स्ट पॉइंट, पेड़ झुक झांकने लगे में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? ये झुकना
ये झुकना, ये झांकना, ये किसका काम है? ये हमारा काम है। कवि ने स्मार्टनेस से किसको दे दिया? पेड़ को दे दिया। ये पेड़ किसका हिस्सा है? प्रकृति का। तो उत्तर क्या जाएगा इसमें से? तो इसमें से यहां पर उत्तर जाएगा मानवीकरण अलंकार, क्योंकि हमारे काम, मानव के काम प्रकृति से कवि ने स्मार्टनेस तरीके से करवा दिए। इसका उत्तर भी अपने पास बी। नेक्स्ट पॉइंट, धूल भागी घाघरा उठाए, धूल भागी घाघरा उठाए में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? ए उपमा, बी मानवीकरण, सी रूपक और डी अनुप्रास। तो आंसर है कि घाघरा उठा करके भागना ये हम मानवों का काम है, लेकिन कवि ने स्मार्टनेस से यहां ये काम दे दिया धूल को। धूल किसका हिस्सा है? प्रकृति का, और हमारे काम प्रकृति से करवा दिए, इसलिए जो पॉइंट आपके पास यहां पर जाएगा वो क्या है इसका? तो इसका आंसर है आपके पास मानवीकरण। नेक्स्ट पॉइंट, बाकी चितवन उठा, नदी ठिठकी में नदी के ठिठकने से क्या अभिप्राय है? ए नदी रुक गई, बी नदी धीरे धीरे बहने लगी, सी नदी ने इठलाते हुए देखा, और डी नदी सूख गई। तो इसका आंसर है कि नदी ने इठलाते हुए देखा, ये जो है यहां पर इसका आंसर है। तो इसका उत्तर जाएगा अपने पास यहां पर सी, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, बूढ़े पीपल ने जोहार की में किस अलंकार का प्रयोग हुआ? अभिवादन किया, प्रणाम किया, बूढ़े पीपल ने। अब यहां पर बूढ़ा कोई आदमी है, अब इस बूढ़े आदमी का काम जो है पीपल को दे दिया। जुहार करना, अभिवादन करना, प्रणाम करना इन मानवों का काम है। कवि ने यहां पर प्रकृति के किसी एक हिस्से को दे दिया, और वो हिस्सा क्या है? तो आंसर है पीपल, इसलिए इसका उत्तर आपके पास बिल्कुल सही जवाब। इसका आंसर क्या जाएगा? तो ये पॉइंट आपके पास है मानवीकरण। पॉइंट, बोली अकुलाई लता, बोली अकुलाई लता में अकुलाई शब्द का क्या अर्थ है? जल्दी से, फटाफट। खुश होना, व्याकुल होना, सो जाना या खिल जाना। तो इसका आंसर जाएगा अकुलाई, है ना। तो इसका आंसर अपने पास यहां पर व्याकुल होना उत्तर है अपने पास, इसमें यहां पर बी। नेक्स्ट पॉइंट, हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के, हर्षाया ताल का क्या आशय है? ए तालाब में पानी सूख गया, बी तालाब खुश होकर पानी से भर गया, तालाब में कमल खिल गए, तालाब में लोग नहाने लगे। तो इसका अपना सटीक आंसर यहाँ पर क्या जाएगा? तो इसका है कि तालाब खुश होकर पानी से भर गया, ये इसका आंसर यहाँ पर जाएगा, है ना। फिर अगला, गांव में मेहमान के आगमन पर कौन सा भाव प्रमुख रूप से देखने को मिलता है? कि जब मेहमान आते हैं, जैसे शहरों की अगर बात हो जाए तो मेहमान आते हैं तो लोग जो हैं ये होते हैं, है ना। शहर में यही स्थिति है, मानो या ना मानो। लेकिन जब अगर गांव की बात करते हैं तो गांव में बड़ा ही उत्सुकता और बड़ा ही उल्लास का जो है वो माहौल होता है। तो इसलिए इसका उत्तर क्या जाएगा? वो है आपके पास यहाँ पर बी, भय और संकोच का नहीं, नाराजगी का नहीं। आंसर इसमें क्या है? उत्सुकता और उल्लास का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगला प्रश्न 38 नंबर, ग्रामीण परंपरा के अनुसार जब मेहमान गांव में आते हैं तो बुजुर्ग किस प्रकार उनका स्वागत करते हैं? ए वे उपहार भेंट करते हैं, नहीं, वे उन्हें प्रणाम कर झुक कर उनका स्वागत करते हैं, वे उनसे सवाल पूछते हैं, वे भोजन कराने की व्यवस्था करते हैं, तो वे उन्हें प्रणाम कर झुक कर उनका स्वागत करते हैं, मेघ आए कविता के संदर्भ में। तो इसका उत्तर क्या जाएगा? बिल्कुल सही जवाब, इसका आंसर अपने पास बी। नेक्स्ट पॉइंट 39, कविता में बादल और दामाद के आने से, मतलब मेघ और दामाद, है ना, के आने में किस प्रकार की समानता दिखाई दी? दोनों को देखकर गांव में उत्साह और खुशी फैल जाती है, दोनों के आने पर गांव में भय का माहौल बन जाता है, दोनों के आगमन से गांव में विवाद उत्पन्न हो जाता है, दोनों के आने से गांव वीरान हो जाता है। तो दोनों को देखकर गांव में उत्साह और खुशी फैल जाती है। तो इसका उत्तर क्या जाएगा? इसका आंसर अपने पास ए। ठीक है, अगला 40, गांव की स्त्रियां मेहमान दामाद को किस प्रकार देखती है? वे खुलेआम उनसे बातचीत करती है? नो, वे पर्दे के पीछे से तिरछी नजरों से देखती है, वे उनका मजाक उड़ाती है, वे उन्हें अनदेखा कर देती है। तो इसका उत्तर क्या जाएगा? वे पर्दे के पीछे से
तिरछी नज़रों से देखती है। आज भी अगर आप ग्रामीण परिवेश में देखोगे तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल फीलिंग होती हुई दिखाई देगी, यदि अगर आप ग्रामीण पृष्ठभूमि को बिलोंग करते हैं तो। नेक्स्ट पॉइंट, बन ठन के मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ए, गुस्से में आना, बी, पूरी तैयारी के साथ सजना संवरना, सी, किसी को डांटना और डी, निराश होना। तो आंसर आया कि पूरी बनना, ठनना, सजना संवरना, पूरी तैयारी के साथ सजने संवरने को लेकर के आंसर है। तो आपके पास क्या जवाब जाएगा इसका? बी। नेक्स्ट पॉइंट, सूधी लेना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ए, किसी की खोज करना, बी, किसी की खबर लेना, सी, किसी को बुलाना, डी, किसी को दंड देना। तो किसी की खबर लेना, चला तेरी अब सूधी लेता हूं, है ना, किसी की खबर लेना इस संदर्भ में यहां पर यूज आया है, तो इसका उत्तर जाएगा बी, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट पॉइंट 43, गांठ खुलना मुहावरे का प्रयोग किस स्थिति में किया जाता है? ए, जब कोई समस्या हल हो जाए, बी, जब कोई व्यक्ति रोने लगे, सी, जब कोई व्यक्ति क्रोधित हो जाए और डी, जब कोई चीज टूट जाए। तो यहां पर गांठ खुलने का जिस सेंस में यूज करते हैं वो क्या है? जब कोई समस्या हल हो जाती है तो उससे यहां पर इसका कनेक्शन देखा जाता है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ये पॉइंट अपने पास है इसमें ए, है ना, इसका उत्तर क्या है? आंसर है यहां पर ए। नेक्स्ट पॉइंट 44, मिलन के अश्रु का सही प्रयोग किस स्थिति में होगा? मिलन के अश्रु का सही प्रयोग किस स्थिति में होगा? ए, जब कोई डर के मारे रोने लगे, जब कोई खुशी के कारण रोने लगे, जब कोई परीक्षा में असफल हो जाए, जब कोई शरारत करे। तो जब कोई खुशी के कारण रोने लगे, मिल रहे हैं और कई बार इस प्रकार की स्थितियां होती है, तो अब वहां पर इसका उत्तर सटीक क्या जाएगा? तो जब कोई खुशी के कारण, बिल्कुल सही जवाब, रोने लगते हैं, तो इसका उत्तर जाएगा बी। नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित में से कौन शब्द आंचलिक भाषा का उदाहरण है? अपने सिलेबस में यहाँ पर आंचलिक शब्दों की भी बात उसमें लिखी हुई है। तो उसने कहा कि आंचलिक शब्द क्या है? पुस्तक है? नहीं। विद्यालय है? नहीं। नदी है? नहीं। पाहुन एक ये आंचलिक शब्द है ना, जो अंचल विशेष में यहाँ पर चलते हैं या प्रचलन में ये रहते हैं। तो इसका उत्तर अपने पास क्या जाएगा? ये है इसमें यहाँ पर बी, पाहुन। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अगला, जोहार शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया गया है? ए, अभिवादन या प्रणाम करने के लिए। बहुत शानदार प्रश्न है। मेघ आए कविता के संदर्भ में जोहार शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया गया है? अभिवादन या प्रणाम करने के लिए, भोजन करने के लिए, खेल खेलने के लिए या सोने के लिए। तो इसका उत्तर क्या दोगे? अभिवादन या प्रणाम करने के लिए। तो इसका आंसर अपने पास जाएगा ए। नेक्स्ट पॉइंट, मेघ आए कविता की भाषा कैसी है? ये इस प्रकार के प्रश्न जो है बनते हैं। ट्रेंड को अगर अपन देखते हैं इसमें, तो कठिन और दुरूह, केवल संस्कृत निष्ठ, केवल अंग्रेजी के शब्दों से युक्त नहीं। इनके जो है यहाँ पर भाषा है वो सरल है और बड़ी ही सहज भाषा है। तो इसका उत्तर अपने पास क्या जाएगा? तो इसका उत्तर जो है इसमें यहाँ पर बी जाएगा। ये है आपके पास यहाँ पर 47 क्वालिटी वाले क्वेश्चंस। ठीक है। अब इसी से संदर्भित एक जनरल कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर बात कि जीवन में समस्याएं सबके सामने आती है। समस्या से बचना नहीं, समस्या का समाधान करना सीखो। मान कर चलिए कि हमारे लिए भी ये जो टाइटल आया है, आप लोगों के लिए जो टाइटल आया है बड़ा नया है और बड़ी समस्या में आ गए। नहीं, अरे आ गया ना, सामना ही करें, जो होगा सो देखा जाएगा। समस्या से बचना नहीं, समस्या का समाधान करना सीखो, क्योंकि कोई भी समस्या बचने से नहीं टलती। आज अगर बच गए तो अगली बार फिर प्रवेश करना है, बल्कि उसका समाधान करने से टलती है। इसलिए हम यहाँ पर इसीलिए आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं कि यदि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो ये संगतकार आपकी समस्या को दूर कर आपके सफलता के मार्ग को और आसान कैसे बना पाए, है ना। तो इसी के साथ में आज ये वाला जो पाठ है अपना मेघ आए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना साहब का, यहीं पर इसको विराम देते हैं। आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों यारों के मध्य जो है इसको शेयर करें। ठीक है, रोकें यहीं पर विराम। जय हिंद, जय भारत।